हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैथ करने जा रहे हैं क्लास 10। सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे सेक्शन ए से। याद रखिएगा, ये जो मैथ है बेसिक मैथ है, ठीक है। जितने भी बेसिक जो बच्चे बेसिक मैथ लिए हैं वो इस वीडियो को एकदम आराम से देख सकते हैं। पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी ईजी कंसेप्ट के साथ बताएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी और क्यू। देखो बाबू, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए, एक पी है एक क्यू है। उन दोनों P और Q कैन बी एक्सप्रेस एज P। P को P बराबर इतना गिवन है और Q को इस फॉर्म में लिखा गया, Q बराबर इतना गिवन है। तो कह रहा है ए बी बीइंग प्राइम नंबर्स, ए बी क्या है, प्राइम नंबर्स। देन एलसीएम क्या होगा। आपको हमने बताया था कि एलसीएम जो होता है बाबू, कि एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर और डिवाइडेड बाय HCF। ये फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट को डिवाइड दे दो HCF से, तो एलसीएम निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बराबर आपको P बराबर क्या दिया हुआ, ए बी स्क्वायर ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया और ए क्यू बी ये हमारा सेकंड नंबर हुआ। तो ए बी स्क्वायर गुना ए क्यू बी, अब डिवाइडेड बाय इन दोनों नंबर का, इन दोनों एक्सप्रेशन का जो HCF आएगा। देखा जाए तो ए बी स्क्वायर है और ए क्यूब बी है, तो इनका HCF क्या होगा, यानी कॉमन क्या होगा। देखो, इससे यहाँ पर एगो ए है और यहाँ पर भी एगो ए ले सकते, तो एक एक कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर दो ठो बी है, यहाँ एक ठो बी है, तो एक ठो बी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जो पार्ट आएगा वो HCF, यही हमारा इन दोनों एक्सप्रेशन का जो HCF हुआ वो ए बी हुआ। तो बस ए बी से डिवाइड दे देना है। यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हुआ, तो ए क्यू बी स्क्वायर, यानी इसका एलसीएम निकला ए क्यू बी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कोई भी दिक्कत नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखना। ये सिर्फ डिवाइड में तो इनटू में चला जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन 15 to 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। सिंपली कुछ करना नहीं है, इन दोनों यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बोला है, तो हम इसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालेंगे, सबसे पहले 52 का एलसीएम लेंगे, इसको तोड़ेंगे, फिर 91 का एलसीएम लेंगे, इसको तोड़ेंगे, फिर देखेंगे 52 बराबर लिख सकते हैं। इसी 52 को इस तरह से तोड़ा गया, ब्रेक किया गया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 ये इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया इस 52 के लिए। तो यहाँ पर 91 का प्राइम फैक्टर ये हो गया 73। तो इनमें जो कॉमन पार्ट मिल रहा है वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली 13 छूट गया, यहाँ 13 होगा, तो हमारा HCF कितना आ गया 1313। तो हमारा इसका आंसर हो गया 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। स्टूडेंट, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका एक जीरो आपको दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ के। अब जाहिर सा बात, ये इसका रूट है यानी जीरो है, तो इस पर ये जो वैल्यू होगा इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के को जीरो के बराबर रख लिए और यहाँ पर x की जगह 2 रख दिए। तो जब 2 रखा तो k का वैल्यू -10 आ गया, जो कि 3 का बी हमारा आंसर हो गया। चौथा नंबर बोलता है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपका पेयर ऑफ इक्वेशन, इसी को लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के ठो है, 2 ठो पेयर में है, जोड़ा में, इसलिए इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। अब बोल रहा है रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, ठीक है, 2 लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जिट। आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन कंडीशन हो सकता है कि 2 लाइन के बीच में कुछ भी कंडीशन हो सकता है, या तो 2 लाइन पैरेलल हो सकते हैं, या तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर सकते हैं। तो कैसे समझेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं 6x - 3y + 10, याद रखिएगा बराबर के उस साइड केवल 0 रहेगा। अगर बराबर के उस साइड -10 है तो इधर लेते आएंगे हम, सारे टर्म्स को बराबर के इस साइड लेते आएंगे, अब बराबर के उधर केवल 0 रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर याद है आपको जनरल फार्मूला होता है इसका a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0। तो याद रखिएगा x का कोफिशिएंट क्या है, a1, तो x का कोफिशिएंट 6, तो a1 बराबर क्या है हमारा 6, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है b1, तो b1 कितना है -3।
उसके बाद यहाँ पर C1 जो हमारा है वो कांस्टेंट टर्म है, यानी C1 कितना दिया है 10। उसी तरह A2 कितना दिया है, तो इस ये वाला इक्वेशन में आ जाएंगे हम। तो कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो A2 हमारा 2 हो गया। उसके बाद y का कोफिशिएंट -1 है, y का कोफिशिएंट B2 यानी B2 बराबर -1। ठीक, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। और ये हमारा C2 हो गया कांस्टेंट टर्म। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम आपको बताते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपने A1/A2 का इसका रेशियो निकाला और B1/B2 का रेशियो निकाला, अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और दोनों लाइन जो होंगे वो इक्वेशन का जो ग्राफ लाइन बनेंगे, लाइन क्या करेंगे, दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 बराबर तो है बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उस केस में जो हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन होगा। और लाइन कैसा होंगे, लाइन्स आर पैरेलल। और अगर ऐसा केस होता है जिसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो उस केस में लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ओवरलैप, समझ गए। तो अब हम देखते हैं A1/A2 पहले निकालेंगे। तो A1/A2 निकाल के देखते हैं। A1/A2 कितना है, 6/2। इसको याद रखिएगा, इसको आप अरेंजमेंट जो रखिएगा इसको इस तरीके से लिखिएगा। एक्चुअली ये पैटर्न वाइज नहीं लिखे हैं हम, ऐसे अगर एक्चुअली लिखा कैसे जाता, तो A1 बराबर लिख लीजिएगा 6, फिर B1 बराबर लिख लीजिएगा, इस तरीके से अरेंज कीजिएगा -3, फिर लिख लीजिएगा C1 बराबर 10, फिर लिख लीजिएगा A2 बराबर, इस तरीके से अरेंज करना है, B2 बराबर -1, और फिर लिखिएगा C2 बराबर 9। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरीके से। तो A1/A2 कितना हो गया हमारा, A1/A2 6/2 यानी 2 3 जा 6 यानी 3 हो गया। और B1/B2 देखते हैं, B1/B2 यानी -3/-1 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 3, तो B1/B2 भी हमारा 3 आ गया। अब हम C1/C2 देखते हैं। सो C1/C2 जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 10/9। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आया वो क्या आया, A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। क्लियर तरीके से देख सकते हैं, यहाँ 10/9 आ गया, ये 3 ये 3 ये 10/9 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनाइटली सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में लाइंस क्या होंगे, आर कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। जब भी याद रखिएगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट्स आता है तो याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होगा, तभी ऐसा चीज़ होगा। 100% डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा जब भी रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी बराबर 0, और डी बराबर फार्मूला होता है B² - 4AC बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर a बराबर क्या हो गया हमारा, a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर k हो गया। समझ गए, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 छुपा हुआ तो a बराबर 1, x का कोफिशिएंट यहाँ 4 छिपा हुआ तो b बराबर 4, कांस्टेंट टर्म है तो c बराबर k। तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4 × 1 गुना k बराबर 0, तो 16 - 4k बराबर 0। तो हमारा k बराबर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4। क्लियर, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो k का वैल्यू 4 हम यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस 0,4 0 0 इस तरीके से दिया हुआ है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, ABC मान लिए ABC ट्रायंगल, ए का कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं 0,4, बी का कोऑर्डिनेट्स को 0,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स को 3,0। अब आपको क्या बोल रहा है कि इनका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल में जितने भी साइड्स है, 3 साइड है, तीनों साइड्स का लेंथ का सम कर दो तो वो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये वाले चीज़ को आपको यूज़ करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको ए का कोऑर्डिनेट्स कितना गिवन है 0,4 और बी का कोऑर्डिनेट्स है आपको 0,0। तो ये x1 y1 x2 y2 सिंपली जगह का मैं आप खुद से कर लेना। इसको हम एगो सिखा देते हैं, ए बी कैसे निकालोगे। तो ये x1 ये y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 यानी 0 - 0 का स्क्वायर और y2
ये हुआ x1 y1 x2 y2, 0 - 4, तो 0 - 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। तो इसी तरह से आप सबको निकालिएगा, ए बी निकाल लीजिएगा, फिर बी सी निकाल के देखिएगा, फिर ए सी निकाल के देखिएगा, फिर तीन जो भी तीनों उसका जो लेंथ आएगा सबको जोड़ देना है, तो वही हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा ट्राइंगल का। समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला यही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला याद रखिएगा, यही लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ। तो एक ट्राइंगल तो आपका ए बी सी है और एक ट्राइंगल डी एफ, ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर। तो और ट्राइंगल डी ई एफ ले लेते हैं, डी ई एफ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एंड डी ई एफ, जो दो को ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी यानी ये साइड और ये साइड का रेशियो ए बी बाई डी ई बराबर गिवन है बी सी बाई एफ डी। बी सी बाई एफ डी मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड का रेशियो, सॉरी ये साइड का रेशियो, बी सी बाई एफ डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए बी बाई डी ई ये साइड, बी सी बाई एफ डी ये साइड और ये साइड, ये साइड दिखाते हैं, ये वाला साइड एक ए बी बाई डी ई ये साइड का रेशियो, और बी सी ये साइड और डी एफ ये साइड का रेशियो बराबर है। अब ये दोनों सिमिलर तब होगा जब, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ये एंगल बी और एंगल डी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी साइड एंगल साइड के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल साइड के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कब होंगे, जब एंगल बी जो होगा वो डी एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। तो ये लाइन है, इसको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स मान लो 5, -6 और बी पॉइंट ले लो, जिसका कोऑर्डिनेट्स -1, -4 मान लो। अब कह रहा है इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है वाई एक्सिस के द्वारा, मान लो इस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, तो वाई एक्सिस के द्वारा, याद रखिएगा वाई एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो वाई एक्सिस में हमेशा x का मान 0 होता है, यानी वाई एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट्स होता है तो उसका 0, y होता है। समझ गए, क्योंकि वाई एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट्स यानी जो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यही ना सी पॉइंट पे ही तो डिवाइड करेगा ना, तो उसका कोऑर्डिनेट्स 0, y होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इन विच रेशियो निकालना है। ठीक, आराम से निकालिएगा। तो देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना तो एक फार्मूला होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला लगता है, याद रहेगा आपको। जब भी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करता है रेशियो में, तो उस केस में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते, तो हम सेम फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो हमको अभी रेशियो नहीं पता, तो m और n कंसीडर कर लिए हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 डाल दिए। m अभी निकालना है क्योंकि m का वैल्यू हमको पता नहीं, ये x1 ये y1 ये x2 y2, x2 के जगह x1 y1 x2 y2 -1, और n के जगह n ही रहने दो, x1 के जगह 5 बाई m प्लस n के जगह वही रहने दो। तो यहाँ पर m प्लस n इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो 5n माइनस m, तो 5n माइनस m बराबर 0, तो 5n बराबर m हो गया, और 5 बराबर हो गया m बटा n, यानी नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। तो ध्यान रखिए ये वाले फार्मूला हमको यूज़ भी करना नहीं पड़ा, हमारा रेशियो निकल गया 5:1। तो इसका सही आंसर होगा 5:1। ठीक है, क्लियर तरीके से देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है इन द फिगर इफ़ पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो PA और PB टेंजेंट्स है टू द सर्कल सच दैट एंगल APB, ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, देन द OAB इज इक्वल टू क्या होगा। देखा जाए तो इस रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो देखो 90
APBO क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें अपोजिट एंगल का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अपोजिट एंगल का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो आराम से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। अब जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया तो ये एंगल 50 रहेगा, तो ये एंगल कितना होगा, सिंपली समझो। तो 180 में 50 घटा दो, 130 होना चाहिए ये एंगल, 130 डिग्री। तो यहाँ पर आपको बोला कौन सा एंगल निकालें, यहाँ पर OAB बोला है, OAB। ये कितना है, ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 130 डिग्री बनेगा। अब देखो OA और OB, समझो OA और OB बराबर है, अगर क्योंकि इससे इक्वल रेडियाई है, तो अगर साइड बराबर होंगे तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये अगर x होता है तो ये एंगल भी x होगा। तो अब ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो x + 130 बराबर 180। तो 2x बराबर कितना, 180 में 30 50 डिग्री, तो x बराबर 25 डिग्री। तो इसका सही आंसर 25 डिग्री। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा साइन ए बराबर 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो देखो साइन ए बराबर 1/2 गिवन है। साइन ए, इधर साइन ए तो इधर भी साइन लाना, तो साइन कितना का वैल्यू आपको 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है। नाउ अब कंपेयरिंग द एंगल्स, कंपेयरिंग करेंगे तो सो ए बराबर जो हमारा आएगा वो 30 डिग्री आएगा। ए बराबर 30 हुआ तो यहाँ सेक ए है, तो जहाँ ए है वहाँ ए की जगह 30 डालते हैं। तो सेक 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है। तो सेक 30 का 2/√3, तो 2/√3 इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा आपका जो इसमें सैम्पल पेपर में जो ऑप्शन दिया वो गलत दिया, कहीं पर भी 2/√3 नहीं दिया, तो याद रखिएगा इसका आंसर एक्चुअली 2/√3 होगा। ठीक है। अब आता है दूसरा 11वां नंबर, √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए, तो कुछ करना नहीं है, √3 कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक्चुअली इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर √3 होगा। कह रहा द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2, देखो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, इनका पूरे का वैल्यूज़ हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ इतना विल बी 0। ठीक है। द पेरीमीटर, चलिए इसको देखते हैं। कहता है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर। देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, कितना दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यानी साइड को x मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो एरिया का रेशियो आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और इसका होता है x², यानी साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर क्या होगा, 2πr/4 नहीं होगा, तो 2 × 2 2 × 4, यानी x बराबर हो गया πr/2। तो यहाँ पर πr², यहाँ पर हो जाएगा x², यानी x की जगह ये इसका स्क्वायर डालेंगे, πr/2 का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। तो πr²/2 का स्क्वायर 4, अब ये ऊपर जाएगा, तो 4πr²/π²r²। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। r² कैंसिल, पाई कैंसिल, तो 4/π बचा। तो पाई का मान होता है 22/7, तो क्या हो जाएगा 4 × 7/22, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 14/11, यानी 14:11 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझे। ये 4 ऊपर चला गया, सारा चीज़ क्लियर है। तो 14:11, तो इसका सही आंसर 14:11 क्या आया, जो एरिया का रेशियो है क्या आया, 14:11। 15 नंबर का क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस जो एरिया होता है, याद रखिएगा 3πr² होता है। किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर का जो होता है वो 3πr² होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आंसर पाई के फॉर्म में आ रहा है, तो पाई की जगह 22/7 नहीं लेंगे हम, पाई की जगह पाई रखेंगे। आर की जगह यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49 × 3, तो ये आंसर आ जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके,
ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, कौन सा है, यहाँ पर 20। तो इसके सामने ये जो क्लास है, ये मॉडल क्लास जो है होगा ये 15 से 20, मैंने 15 to 20। तो यहाँ पर ये 15 आपका 15 लोअर हो गया और 20 आपका अपर हो गया, तो इसका आंसर 20। ठीक है। इफ़ द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पर ये एक्स आई गिवन है और एफ आई गिवन है। एफ आई एक्स आई निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 4, 2 गुना 5, 3 इंटू वाई, 4 इंटू 1, 2 इंटू 5। तो यहाँ पर आपको एफ आई को जोड़ लेना है और एफ आई एक्स आई को जोड़ लेना है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही मीन वैल्यू कहलाएगा। तो इनका हम जोड़े, हम 4 10 14 15 16 17 18 10 28 प्लस 3y। 28 में 3y तो नहीं जोड़ेंगे, उसको इसी तरह रखना है। आई बात समझ में, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल अटैच है और ये केवल नंबर है। 5 और 9 1 10 2 12 12 प्लस y। अब इन दोनों का रेशियो जो होता है वही मीन के बराबर होता है। ठीक है, 28 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 12 प्लस y। ठीक, यहाँ पर मीन वैल्यू दिया हुआ है 2.6। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर, कोई इसमें डाउट नहीं है। बस अब क्या किया हमने, 2.6 को एक बार 12 से, फिर एक बार 2.6 को y से, तो 31.2 प्लस 2.6y। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आराम से y और y को एक साथ लाया और इसको इधर भेजा। यहाँ पर -0.4y आया, -3.2 आया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3.2 डिवाइडेड बाई 0.4, तो यहाँ पर पॉइंट उड़ाया तो 32/4 यानी y बराबर 8। इसका सही आंसर है y बराबर 8। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या कह रहा है, एक बार असर्शन दिया हुआ है और इसका रीज़न दिया है। हम दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले असर्शन को देखते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, असर्शन और रीज़न जब भी दे तो उसको एक तरह से क्वेश्चन समझ के सॉल्व कीजिए। जैसे हम असर्शन दिया हुआ है तो हम इसको क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें है क्या है, इफ़ एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज़ 2। तो देखते हैं 510 और 92 का एचसीएफ 2 आता है कि नहीं। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 51, 3 17। यहाँ पर देख सकते हैं 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कॉमन जो हो रहा है यानी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2 आ रहा है। इट इज़ करेक्ट। एंड द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, तो 510 और 92 का हम एलसीएम निकालते। तो एलसीएम बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, यही ना होता है। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 510 इंटू 46, तो लगभग इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम जो आएगा 23,460, जो कि यहाँ पर 23,460 यहाँ पर नहीं दिया है बल्कि 32,460 है। तो हमारा असर्शन क्या है, ये हमारा रॉन्ग है, नहीं फॉल्स है। ठीक है, क्या है, फॉल्स। यहाँ पर रीज़न दिया एचसीएफ ऑफ ए बी एन इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी, तो ये सही है। जैसे आपको बताते हैं कि एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाय एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम गुना एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो वही चीज़ तो दे रहा है, ये फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर दोनों का प्रोडक्ट यानी ए और बी का प्रोडक्ट। तो ये सही है। तो यहाँ पर असर्शन आपका फॉल्स है और रीज़न आपका ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं। ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है असर्शन ए है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये दोनों पॉइंट्स को मिला के ये लाइन सेगमेंट बन रहा है। अब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड इंटरनली किया जा रहा है एक्स एक्सिस के द्वारा। तो जो डिवाइडेड किया जा रहा है तो किस रेशियो में, 1:2। तो देखना है कि रियल में 1:2 ही रेशियो में डिवाइड होता है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तब ना असर्शन मेरा सही होगा। पॉइंट ए को इसका कोऑर्डिनेट 2, -3 मान लिया। ठीक, पॉइंट बी को मान लिया हमने, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है 5, 6।
अब ये डिवाइड किया जा रहा है एक्स एक्सिस के द्वारा, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एक्स एक्सिस के द्वारा, सी पॉइंट ले लिए। अब याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, याद रहे एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट्स बनता है तो x, 0 ही बनता है, यानी एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0, तो x, 0 बनेगा। अब याद रखिएगा हमको यहाँ पर सपोज कर लीजिए रेशियो अभी हम नहीं पता है, हम चेक कर रहे हैं कि रेशियो 1:2 आता है कि नहीं, तभी ना हमारा असर्शन सही होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, है ना। x का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए y बराबर फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उतना डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। y यहाँ पर हम y लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है तो हम इस पे काम करते हैं, जल्दी ही हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो y की जगह 0, m के जगह m लिखना, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 कितना है 6, n के जगह n लिखना है x1 y1 -3, m प्लस n जो भी है लिख दो, तो ये तो 0 हो गया। तो 6m - 3n बराबर 0, तो 6m बराबर 3n। तो यहाँ पर m/n जो हो जाएगा वो 3/6 यानी 1:2 हो जाएगा आपका। तो ये असर्शन हमारा करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट, ट्रू है ये। अब बोल रहा है रीज़न एज फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन। देखो ये भी रीज़न भी तुम्हारा सही है, रीज़न भी सही है कि इसी फार्मूला को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये रीज़न आर जो दिया गया है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि बिना इसको, इस फार्मूला को यूज़ किए हम ये जो असर्शन में जो क्वेश्चन दिया उसको नहीं बना सकते बिना ये फार्मूला यूज़ किए। तो यस, रीज़न भी करेक्ट है और रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये जो रीज़न दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सर्शन ए के लिए तो एकदम सही है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो, दोस्तों को सपोर्ट करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फल, कुछ भी आपका भी बनता है कि आपको भी सपोर्ट करना है। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा तो हम इसी तरह आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि जब तक यहाँ से कुछ इनकम नहीं जनरेट होगा, क्योंकि जब तक व्यूज़ नहीं जाएगा कुछ नहीं हमारा इनकम होगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आई बस समझ में, इसी तरह लिए हम आपके लिए बने रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हम मोटिवेट होकर काम करते रहें। भले पैसा ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।